हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और जानते हो क्या पढ़ेंगे आज हम? इसमें पाठ परिचय पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। वो भी जानते हो कहां से? एकदम शुरू से समझो, एकदम शुरू से समझने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपने उन तमाम साथियों तक कर दीजिए शेयर जो भैया केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जिनको केमिस्ट्री में मजा आता है। अगर मजा नहीं आता तो बोलो भैया आ जाओ, बाबा की क्लास में मजा जरूर आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं भैया। आज की जो क्लास है ना, ओ क्या बात है, ओ हाँ अच्छी बात है। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? परमाणु संरचना के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यानी कि देखो, एक पल के लिए तुम सब भूल जाओ। मुझे पता है कि आप लोगों को परमाणु के बारे में पता है, ये भी जानते हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, चक्कर लगाता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक में रहता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है। वो सारी बातें आप जानते हो, लेकिन एक पल के लिए सब भूल जाओ। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतिहास इसका जानना है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो आज से कई वर्ष पहले हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए थे। वैज्ञानिक जानते हो कैसे वैज्ञानिक? ऋषि मुनि वाले, महर्षि कणाद। कौन हुए थे भैया? महर्षि कणाद। कौन थे? मैं उनका नाम लिखना चाहूंगा। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वैशेषिक। इनकी एक पुस्तक थी, जानते हो कौन सी? वैशेषिक। और इन्होंने अपनी इस वैशेषिक नामक पुस्तक में एक बात बताई थी। इन्होंने कहा था दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है? कणों से मिलकर के बनी है। तो इन्होंने सबसे पहले कण के बारे में बताया था। क्या बताया था? सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे भारत देश के एक महान ऋषि जिनका नाम था महर्षि कणाद, इन्होंने बताया था। क्या बताया था? अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उस पुस्तक का नाम वैशेषिक था। और उसमें यह बताया था कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं भैया बनी है, ये सब किससे बनी है? ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। अच्छा, ये बात तो यही रही आई। अच्छा, उसके बाद फिर शुरू हुआ वैज्ञानिकों का दौर, जिनके बारे में हम आप पढ़ते हैं, जैसे डाल्टन वगैरह, थॉमसन, इन सब वैज्ञानिकों का दौर शुरू हुआ 1800 मतलब 18वीं सदी है ना। 1800 सन की बात है। तो 18वीं सदी जब शुरू हुई तो उस समय तक जानते हो क्या खोजा गया? उस समय तक यह चर्चा हुई कि भैया जो पदार्थ है, सबसे पहले पदार्थ के बारे में चर्चा हुई। किसके बारे में चर्चा हुई? पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया था कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो कण से मिलकर के बनी है, महर्षि कणाद। अब आते हैं थोड़ा पदार्थ पे। अब पदार्थ क्या है? अब वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया ये जो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है, वो सब क्या है? वो सब साथियों पदार्थ कहलाती है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, मतलब वजन हो, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। तो बात हो गई पदार्थ की। अब जब डाल्टन भाई साहब 18वीं सदी में आते हैं तो डाल्टन भाई साहब क्या बताते हैं? उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, और वो भी इतने छोटे कणों से जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। अरे यार डाल्टन, तुम सही बताओ। यही बतिया तो ये भी बताए थे हमारे महर्षि कणाद। इन्होंने भी यही कहा था। क्या कहा था? कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। अब वही बात तुम भी कह रहे हो, लेकिन तुम प्रयोग के आधार पर कह रहे हो। भाई तुम विदेशी वैज्ञानिक हो, तुमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भैया इन्होंने कहा कि अच्छा, एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं, शायद उस कहानी से ज्यादा रिलेट कर पाओगे।
और चूंकि उस कहानी से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चली जाएंगी, बैठ जाएंगी। हालांकि इस कहानी का सत्यता से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये छोटी सी कहानी है हाँ, लेकिन जो निष्कर्ष निकलेगा वो एकदम सत्य निकलेगा। आइए सुनाते हैं। अब हुआ क्या, एक बार डाल्टन भाई साहब घर में बैठे थे। कौन? डाल्टन। डाल्टन भाई साहब घर में बैठे थे। कहाँ बैठे थे बाबू? घर में बैठे थे। कौन? डाल्टन। इनके पास कुछ काम नहीं था। तो जैसे हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो हम क्या करने लग जाते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है तो चलो घूमने ही निकल गए, नदी के पास बैठे कंकड़े फेंकने लग गए। जब इंसान के पास कुछ काम नहीं हो तो फालतू काम बना लेते, कुछ नहीं तो बोरी में बैठे हैं, बोरी का धागा निकालने लग गए, कुछ काम नहीं है ना। तो इसी तरह मान लो इनके पास कोई काम नहीं था, घर में खाली बैठे थे, तो इन्होंने देखा कि एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, वो पत्थर का टुकड़ा उठा करके लाए। क्या लाए? पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा। ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर। अच्छा, अब इस पत्थर को अगर आप गौर से देखा जाए तो ये पत्थर क्या है भैया? ये पत्थर का कुछ स्थान भी घेर रहा होगा, बिल्कुल सर। इसमें भार भी होगा, बिल्कुल सर। अर्थात कह सकते हो कि ये पत्थर क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ये पत्थर एक प्रकार का क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ठीक, ये पत्थर क्या हो गया? एक प्रकार का पदार्थ है। अच्छा, अब वो इसको तोड़ने लग गए भैया, तोड़ने लग गए, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, शाम तक बैठ के तोड़ते रहे। इनको मजा आने लगा, पहुंचे दरवाजा खिड़की सब बंद कर लिए, फिर तोड़ने लगे तोड़ने लगे तोड़ने लगे, और तोड़ तोड़ के उसको इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, इत्तू सा बना दिए। अंत में तोड़ करके इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि अंततः एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा। अंततः एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा और इसे इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। क्या दे दिया? परमाणु का नाम दे दिया। यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण भैया पदार्थ है। ये पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हो गया? परमाणु हो गया। और इन्होंने कहा कि ये इतना छोटा होता है कि भैया इसको दूसरे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ले लो, क्या कर लोगे? अब नहीं तोड़ सकते भाई, डायरेक्ट इन्होंने कह दिया। इन्होंने कहा कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसको दूसरे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये तो हो गई अभी बेसिक चीजें, जो पीछे आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वगैरह सब पढ़े होंगे, पहले वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया है और उसके बारे में तो तुमको पता ही होगा क्या क्या बताया था। अच्छा ठीक है, यहां तक बात पता चल गई हमको कि दुनिया में जितनी भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब किससे मिलकर के बने हैं? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने। अब हुआ क्या? अब आते हैं आगे। अब परमाणु के बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा कर लें। देखिए, जो परमाणु है इसको एटम कहा जाता है इंग्लिश में। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का। और एटम का अर्थ होता है बेटा उत्पन्न। ध्यान से सुनना, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ होता है नॉट डिविजिबल, जिसको विभाजित ना किया जा सके, मतलब अविभाज्य। एटम का मतलब होता है, एटम का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे दूसरे भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो वही है, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ। एटोमियो या जिसमें एटोमियो का अर्थ होता है न काटे जाने वाला। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका पूरा नाम है एटोमियो, और एटोमियो का अर्थ होता है जिसको नहीं काटा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता, या अविभाज्य। ठीक है। अब सन 1808 में ये डाल्टन भाई साहब कब आए थे? 1808। मैंने कहा ना 18वीं शताब्दी में, है ना, 1808। तो 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक, भैया ये क्या थे? एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य के परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अच्छा, इससे पहले कौन बताए थे? इससे पहले हमारे महर्षि कणाद बताए थे, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक में बताया था, वैज्ञानिक तौर पे नहीं बताया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भैया इस सिद्धांत को, द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। कैसे? वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत डाल्टन के परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने मुख्यतः कहा था कि जो परमाणु है वो पदार्थ का मूल कण है।
इन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु है वो पदार्थ का मूल कण है, अर्थात परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी कुछ है ही नहीं, सबसे छोटी इकाई है। अब मैं आशा करता हूं कि इसमें मुझे अब कोई बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सब समझदार हो, पढ़े भी हो, पीछे में पढ़ा भी चुका हूं इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता अब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं कि अच्छा, इन्होंने जब कह दिया कि परमाणु भैया अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को दूसरे भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो और लोगों के दिल में खलबली मच गई उस समय के जो वैज्ञानिक थे कि अरे डाल्टनवा कहा बता दी सो कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ऐसा है। अब भैया उनके दिल में खलबली मच गई। अब उन्होंने शुरुआत किया परमाणु के अध्ययन में, अपना समय लगाना शुरू किया कि भैया परमाणु का अध्ययन करो कि यार क्या ऐसा है। तो उन्होंने परमाणु के अध्ययन में अपना दिलचस्पी जताई और कई वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन शुरू कर दिया। अच्छा, होता क्या है, जब कभी भी किसी चीज का आविष्कार हो जाता है तो फिर उस पर तमाम प्रकार के अपडेट्स आते रहते हैं और वो और अच्छा और उसमें सुधार होता रहता है। पहले के जमाने में मोबाइल आता था नोकिया वाला, पहले के जमाने का मतलब जब मैं छोटा था तब की बता रहा हूं। नोकिया हड्डी वाला आता था, खींच के मार दो सर फट जाए, वो जल्दी चाहे जितना गिराओ खराब ही नहीं होता था। तब उसमें सांप वाला गेम आता था बस। फिर वो मोबाइल का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, फिर मोबाइल कितना विकसित हुआ, उसमें कैमरा लग गया, गाना आने लगा, गेम चलने लगे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, पता नहीं आज मोबाइल में आज आप देखोगे तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, दुनिया की सारी चीज मोबाइल में आ गई है। तो भैया शुरुआत करना बहुत बड़ी बात होती है और हमारे डाल्टन भाई साहब ने शुरुआत कर दिया था। अब हो गई शुरुआत, तो जब शुरुआत हुई तो सन 1830 में, 1808 में तो डाल्टन ने बता दिया। अब सन 1830 में माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए, इन्होंने कहा कि यदि किसी विलयन में, कोई भी विलयन ले लो और विद्युत प्रवाहित करो भैया, तो जानते हो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। मान लो कोई हम विलयन ले लें, कोई भी विलयन ले लें और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसको हम क्या दें, बिजली दे दें, इसको हम बिजली दे दें धन ऋण टर्मिनल में, तो क्या होगा। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन होता है। अब ये चीज अभी आपको कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आगे आप जाओगे कक्षा 12 में तो आपको पढ़ाया जाएगा विद्युत अपघटनी सेल, तो वहां आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे यहां कोई आवश्यकता भी नहीं है, वहां आप अच्छे से समझ जाओगे कि किसी विलयन में बिजली देने पर उसके ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ कैसे मुक्त होता है, ये तब समझ जाओगे। खैर अभी इसको यहीं पे रखते हैं। तो उन्होंने, माइकल फैराडे ने कहा कि यदि किसी विलयन में बिजली दी जाए तो पदार्थ आयनों में टूट जाता है और एनोड और कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप वहां पर पदार्थ मुक्त होता है। ये बात तो उनकी सही थी, ये एक सिद्धांत पहले से जानते थे वो। उसके बाद गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु संरचना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अब गैसों में, इन्होंने कहा विलयन में तो करके हम देख चुके हैं, विलयन वाला तो पता चल चुका है, क्यों ना हम गैसों में करके देखें। अब देखो इन्होंने एक प्रयोग किया, क्या किया आओ दिखाते हैं। इन्होंने गैसों में प्रयोग किया, क्या किया, सबसे पहले इन्होंने साथियों एक नली ली। अब ध्यान से देखना, बात हो रही है कैथोड किरणें जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसके खोज की बात हो रही है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आया पैसा आई गाड़ी, मान लो साथियों मेरे पास ये एक नली है, ये क्या है, एक नली, ये एक नली है।
ये क्या साथियों, एक नली। ठीक, इस नली को कहा गया विसर्जन नली। क्या कहा गया? विसर्जन नली। इस नली को विसर्जन नली कहा जाता है। ये नली कैसी है? तो इस नली के अंदर यहाँ पर एक वो लगाया गया, मतलब एक छेद किया गया, और यहाँ से बेटा सारी गैस को जितना इस नली के अंदर थी उसको बाहर निकाला गया। एक काम करते हैं, ये नली कुछ अच्छी नहीं लग रही तो एक काम करते हैं, इस नली को यहाँ से हटा ही देते हैं। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस नली में। एक सेकंड रुकना, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। हाँ, एक दूसरा तरह से लेते हैं नली तो बताते हैं, अब ज़्यादा ठीक आएगी। चलो ऐसे लेते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर इसको समझ गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया। क्योंकि देखो, डाल्टन ने तो ये बता दिया कि भैया परमाणु सबसे छोटा है, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, दूसरे भागों में बांटा ही नहीं जा सकता, तो क्या सब उसकी मान लें? हम नहीं मानते भाई, हो सकता है तुम गलत हो, शायद तोड़ा जाता हो ये, तो हम तो प्रयोग करके देखेंगे ना। तो ये एक नली ली गई जिसका नाम है विसर्जन नली। इस नली को क्या कहते हैं? विसर्जन नली। विसर्जन नली। भैया क्या किया गया इस नली के साथ? सबसे पहले इसके अंदर निर्वात बनाया गया। क्या बनाया गया? निर्वात। निर्वात मतलब कैसे बना? इसके अंदर की सारी गैस को बाहर निकाल दिया गया। जो भी इसके अंदर गैस थी उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया और निर्वात बनाया गया। तो अब ये नली कैसी हो गई? तो ये विसर्जन नली अब निर्वात नली बन गई। क्या बन गई? निर्वात निर्वात नली, या इसको वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं। तो ये क्या बन गई साथियों? निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब बन गई। अच्छा, और क्या किया? अब बेटा इसके अंदर दाब को बहुत कम किया। अब इसके अंदर मान लो कुछ ना कुछ तो दाब होगा भाई, कितना भी आप गैस निकाल दिए तो गैस निकालने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ दाब बन जाएगा, या कुछ ना कुछ इसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ कण इधर उधर छूट जाएंगे। तो इसके दाब को बहुत कम किया गया। तो सबसे पहले इसका निर्वात बनाया गया इसके अंदर, फिर दाब को कम किया गया। क्या किया गया? दाब को कम किया गया। कम किया गया। कितना कम किया गया साथियों? तो 10 के घाते -3 से लेकर 10 के घाते -2 mm ऑफ Hg तक। ये mm ऑफ Hg क्या है? ये दाब का मात्रक होता है, आगे चल के सब जानोगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या किया गया साथी? सबसे पहले इसके अंदर की गैस बाहर निकाल के इसके अंदर निर्वात बनाया गया, और फिर इस नली में दाब कम किया गया। ये नली किस चीज की बनी थी? तो भैया कांच की थी। ये नली कैसी थी? तो ये कांच की नली थी। ये बात याद रखना, कैसी नली थी? कांच की नली थी। अच्छा, अब साथियों जब इसके अंदर सारी गैस निकल गई, इसके अंदर वैक्यूम बन गया, इसके अंदर दाब भी बहुत कम पड़ गया ताकि इसके अंदर दबाव ना रहे, ना कोई गैस रहे, एकदम शांत वातावरण बना लिया गया। शांत वातावरण बनाने के बाद यहां पर लगाए गए बेटा इलेक्ट्रोड। क्या लगाए गए? इलेक्ट्रोड। ये आपका है इलेक्ट्रोड। क्या है ये? इलेक्ट्रोड। और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया गया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। ठीक है साथियों, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या कहा जाता है? कैथोड। इसको क्या नाम दिया गया? कैथोड। ये आपका कैथोड है, और ये ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ये इलेक्ट्रोड आपका एनोड है, और बेटा ये धनावेशित होता है। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका और ये इलेक्ट्रोड हैं। और ये कैसे इलेक्ट्रोड है? ये एनोड है, ये कैथोड है। अच्छा, अब क्या किया गया? अब उन्होंने क्या किया? इसके अंदर सब कुछ निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रोड पर उन्होंने बहुत तगड़ा बिजली का झटका दिया। क्या दिया साथियों? बहुत तगड़ा बिजली का झटका दिया। अब आप सोच रहे हैं सर जी बहुत तगड़ा बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा। आपके घर में कितनी बिजली आती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 220 आप जलाते होंगे, 220 वोल्टेज, है ना? 220, 230, 240, 50, इससे ज़्यादा तो अपने घर में आप यूज नहीं करते हो। यहाँ हमने 10,000 वोल्ट दिया। अब यू कैन फील इट। अंदाज़ा लगाओ कि 10,000 वोल्ट अगर तुम्हारे
बॉडी में टच करा दिया जाए ना। वो गाना भी आया था सलमान खान का, वो भी कितना तक गाया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तरे। मतलब उसने कल्पना भी की थी तो कितने की थी, 440 वोल्ट, उससे ज्यादा वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हमने इसको कितना दिया, उन्होंने कितना दिया, तो बेटा इसे उच्च वोल्टता, उच्च विभव दिया गया, उच्च विभव दिया गया, उच्च विभव। कितना उच्च विभव, तो भैया 10,000 वोल्ट का इसको उच्च विभव दिया गया। अब जैसे ही इस नली में हमने 10,000 वोल्ट का विभव दिया, तो अब यहां पे कुछ घटना घटी। क्या घटी, कुछ घटना घटी। परंतु बात यह है कि भैया ये जो घटना घट रही है, हमको पता कैसे चलेगा कि क्या घटना घटी? भाई इसके अंदर तो कुछ ही नहीं है, और हम कैसे जानेंगे कि यहां पे कुछ घटना घट रही है? तो हमने क्या किया, अच्छा वो वैज्ञानिक बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने यहां पर एक प्रकार के पदार्थ का लेप लगा दिया, एक ऐसे पदार्थ का लेप लगा दिया भैया जिसका नाम है स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति पदार्थ। प्रतिदीप्ति पदार्थ, उसको कहते हैं जिंक सल्फाइड, मतलब ZnS। अब ये प्रतिदीप्ति पदार्थ ऐसा पदार्थ है कि इस पे अगर कुछ भी टकराया तो समझ लो चमक उत्पन्न हो जाएगी, कुछ भी टकराएगा चमक उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा इधर लगाया और इधर भी लगाया कि भैया इधर भी लगाओ, अगर इनसे कुछ भी टकराएगा तो भैया उसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो इधर भी लेप लगा दिया किसका, ZnS का। ये ZnS कैसा है, अगर इससे कुछ भी टकराया, हवा भी टकराई, कुछ भी टकराया तो समझ लो वहां पे चमक उत्पन्न होगी, इतना जान लो। अच्छा हुआ क्या, अब भैया ये हमारा एक्सपेरिमेंट तैयार था। अब जैसे ही इसको 10,000 वोल्ट का झटका दिया गया, आए हाय क्या पूछने, जैसे ही 10,000 वोल्ट का झटका दिया गया वैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। अब ये बात मुझे पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बात दुनिया को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन ये बात उस समय थोड़े ना किसी को पता थी कि इलेक्ट्रॉन है। भाई इधर से कुछ निकलना शुरू हुआ, कुछ मान लो कुछ, अब हम तो जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इसी चीज की तो खोज की जा रही थी। तो इधर से कुछ निकलना शुरू हुआ, यानी कि ये जो निकल रहा था यही था बेटा इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोड से कुछ निकलना शुरू हुआ उच्च वोल्टता पर। अच्छा लेकिन पता कैसे चला कि ये निकल रहा है, तो बेटा यहां पर चमक उत्पन्न हुई, यहां और यहां। तो सर यहां क्यों चमक उत्पन्न हुई? क्योंकि बीच में तो ये लाइन पड़ रही थी, मतलब इलेक्ट्रोड था, तो ऊपर और नीचे जैसे ही इधर से कुछ किरणें निकली और वो किरणें जाकर के यहां टकराई, तो यहां चमक उत्पन्न हुई, यहां चमक उत्पन्न हुई। अब वैज्ञानिकों ने कहा भैया देखो ये क्या हो रहा है, ये कौन सी हो रहा है रे, पता लगाओ ये क्या हुआ, ये काहे यह चमचमा रहा है। कहा एक काम करो, कुछ निकल रहा है। कहा क्या निकल रहा है भैया, क्या निकल रहा है? कहा इधर से कुछ तो आ रहा है, कहा पता लगाओ ये कैसा है। तो कहा एक काम करो, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोडवा है ना, इसको ऐसे ना लगाओ, इसमें छेद बना दो, छोटे छोटे छिद्रित इलेक्ट्रोड लगा दो, इसमें छेद बना दो छोटे छोटे। तो उन्होंने फटाफट छोटे छोटे छेद बना दिए कि अगर कुछ निकला होगा तो पक्का वही छेद से इस पार तो जरूर जाएगा। अब वही हुआ साथियों, इधर से जो किरणें निकली थी वो इस छेद को भेद करके यहां चमक उत्पन्न कर रही थी, यहां चमक उत्पन्न करने लगी, जिससे ये पता चल गया कि वास्तव में कैथोड की तरफ से निकल करके कुछ एनोड की तरफ जा रहा था। भैया ये थी किरणें, इनको कहा गया कैथोड किरणें। क्या कहा गया? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या कहा गया साथियों? कैथोड किरणें कहा गया, कैथोड किरणें। और यही इलेक्ट्रॉन्स थे, ये माइनस से निकले। अच्छा जैसे ही ये इधर से निकले तो ये उधर क्यों गए गुरुजी? ये ऊपर क्यों नहीं गए, नीचे क्यों नहीं गए, टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं गए, सीधा उधर काहे चले गए? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है और ये वाला धनात्मक है। और केमिस्ट्री में बाबू हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में ऋण धन को अपनी ओर खींचता है, ऋण धन से प्यार करता है, हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में। जैसे मान लो तुम
मार्केट जाओ कभी, मार्केट में एक छोटा सा सीन तुमको बताता हूं। मान लो तुम बाजार गए सब्जी खरीदने, मैं कई बार अपने स्टूडेंटों को बताया तो उससे शायद ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। मान लो तुम बाजार में सब्जी खरीदने गए, एक लड़की साइकिल से जा रही है, एक लड़की साइकिल से जा रही है या और पीछे से एक लड़की आकर के उसकी साइकिल में टक्कर मार देती है, तो वो लड़कियां साइकिल से उतरेगी और दे दनादन उसको मारेगी, झगड़ा करेगी। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई साइकिल में लड़ाने की? तुझे चलाने की तमीज नहीं है? तुझे दिखाई नहीं देता? क्यों? क्योंकि वो भी लड़की है, वो भी लड़की है, दोनों माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षित तो होगा, तो लड़ेंगी, झगड़ा करेंगी। लेकिन वही सोचो कि कोई लड़का साइकिल से जा रहा हो और उसके पीछे से जाके कोई लड़की टक्कर मार दे तो क्या करेगा? तो जैसे ही पीछे पलट के देखेगा, अगर लड़का हुआ तो मारेगा, लेकिन अगर कोई लड़की टक्कर मारी है तो क्या कहेगा? अरे अरे कौन सी बात नहीं कर, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, लगा तो नहीं आपको? वो कहेगी अरे आपको तो नहीं लगा, अरे नहीं मैं देख नहीं पा रहा, हो जाता है कोई बात नहीं, आपको लगा नहीं? कहा मुझे कहीं नहीं लगा और हाथ टूटा है फिर भी, अरे थोड़ा बहुत है चल जाएगा। क्या? माइनस प्लस, अट्रैक्शन नॉट रिपल्सन। सेम वही बेटा यहां होता है। क्या होता है? ये ऋण है, ये धन है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए ये किरणें सीधा चल करके इधर एनोड की तरफ आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इतनी बात को थोड़ा सा लिख करके पढ़ के समझते हैं। देखो, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स तथा जे थॉमसन ने वर्ष 1880 में विसर्जन नलिका का उपयोग करके की। कौन कौन से लोग? तो भैया विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, ये दोनों लोगों ने मिलकर के उस नली में कैथोड किरणों की खोज की। कब की भैया? तो 1880 में, डाल्टन से कई वर्ष बाद। अच्छा, क्या बताए? इसमें अत्यंत कम दाब, कितना दाब किया गया? 10 के घाते -2 से 10 की घाते -3। क्या ऐसा था? आ जाओ देखते हैं। तो हाँ गुरुजी, हमने दाब को कम किया, 10 की घाते -3 से 10 की घाते -2, हमने दाब को कम किया। अत्यंत कम दाब तथा उच्च विभव 10,000 वोल्टता क्या दी गई थी? हाँ सर, 10,000 वोल्टता दी गई थी। पर विद्युत धारा प्रेक्षित की या प्रवाह प्रेक्षित किया, मतलब विद्युत धारा दिया। फैराडे किरण नलिका कांच की बने होती है। अब ये जो नलिका है किसकी बनी है? कांच की बनी है। मैंने सारी बातें तुमको बताई, जिसमें धातु के 2 पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं सील किए हुए होते हैं। अब आप बताओ, ये जो धातु के टुकड़े हैं ये क्या है? आपके इलेक्ट्रोड हैं। ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं, जो कि इसमें सील किए गए हैं, लगाए गए हैं। अच्छा, आगे गुरुजी। अब आगे बेटा, गैस में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है तथा नलिका में विभिन्न गैसों के दाब के निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया। यहां पर भैया क्या किया गया? एक पूरी गैस नलिका में निर्वात बनाया गया और उसके बाद इसमें प्रयोग किया गया, प्रयोग प्रेक्षण किया गया। आगे आ जाओ। फिर इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जिसको कैथोड कहते हैं, से धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ विद्युत का प्रभाव आरंभ हो गया। तो भैया क्या हुआ? यहां से निकल करके विद्युत का प्रभाव इस दिशा में आरंभ हो गया। अच्छा, इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहा गया। इनको क्या कहा गया? ये जो इधर से निकल करके इधर किरणें आ रही थी, इनको कैथोड किरणें या कैथोड किरण कण कहा गया। यहां तक बात मैं आशा करता हूं सबको एकदम क्लियर कट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अच्छा चलो आगे आते हैं। अब और क्या किया गया? कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। अब भैया ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में इधर से कुछ निकला है और निकला है तो किधर गया है, ये पता लगाने के लिए यहां प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। ये बात अभी मैं तुमको समझा चुका हूं। ये सारी बातें ऐसे ही लिख लेना, तो कभी दिमाग से भूलेगा नहीं। जब ये किरणें एनोड के छिद्र से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती हैं तथा वहां पर एक चमकीला चिन्ह बन जाता है, इस प्रयोग से परिणाम संक्षेप में निम्नलिखित है।
तो भैया जैसे किरणें यहां से निकल करके सीधा टकराती है तो यहां पर क्या बन जाता है, छोटे छोटे डॉट या छिद्र, मतलब चिन्ह, स्पॉट बन जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि भैया हाँ कुछ आ रहा है। आशा करता हूं कि इतनी बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब हुआ क्या, चलो गुरुजी ये तो मान लिए सब ठीक है, अब हुआ क्या, अब कुछ इसमें प्रयोगों के आधार पर कुछ प्रेक्षण किए गए। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष क्या निकला इन सब बातों का, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष बताइए गुरुजी। आइए निष्कर्ष, चलो ठीक है निष्कर्ष ही निकाल लेते हैं। चलो एक बात बताइए हो क्या रहा इधर। मैंने कहा कि ये किरणें सीधा निकली और उधर गई। अब ये पता करना था कि ये किरणें चलती कैसी हैं। तो बेटा जब यहां पर छिद्र बनाया गया तो ये पाया गया कि जहां तक है ये किरणें सीधी रेखा में चलती होंगी। भाई दो लोग थे, एक विलियम क्रुक्स और एक थॉमसन। तो विलियम क्रुक्स ने कहा यार एक काम, ये जानते हो ये सीधी रेखा में चलती होंगी तभी ना इस छेदवा से निकल करके यहां चमक रही हैं। तो विलियम क्रुक्स ने कहा यार थॉमसन बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कोई जरूरी थोड़े ना है भाई, मान लो तिरछी भी आए तो भी तो इससे निकल के इधर आएगी। कहा एक काम कर लो, कहा क्या, कहा एक काम करो यहाँ पे कुछ वस्तु रख के देखो। तो उन्होंने यहाँ पर एक वस्तु रखी, तो उन्होंने यहाँ पर एक वस्तु रखी, एक वस्तु रखी, एक वस्तु रखी। जब वस्तु रखा तो उन्होंने पाया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था। क्या बन रहा था, इस वस्तु का सीधा इसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा था। यानी ये किरणें जब इस वस्तु से टकरा रही थी तो टकरा करके बेटा इसका प्रतिबिंब बना रही थी, जिससे यह पता चला, क्या पता चला, पहला कि कैथोड किरणें, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। पहली बात क्या होती हैं, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। अच्छा फिर कहा चलो यार ये तो ठीक है, ये तो मान लिए कि परछाई बना दिया, लेकिन कुछ और देखो कि ये है कैसी, ये ऋणात्मक ऋणावेशित है कि धनावेशित है। तो थॉमसन ने कहा यार एक बात बताएं, कहा बताओ, कहा ये इधर से निकल रही है, ये वाला कैथोड क्या है, ऋणावेशित है, और जा रही है धनावेशित की तरफ। तो 100% जहां तक मेरा मानना है ये ऋणावेशित होगी। कहा भाई तुम तो कह रहे हो ऋणावेशित होगी, हम भी मान लिए चलो ऋणावेशित होगी, लेकिन प्रयोग के आधार पर सिद्ध करो। कहा चलो प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर लेते हैं। कहा चलो ठीक है, कहा चला हो मर्दे आवा, का आवा ना। तो अब दोनों आ गए, अब प्रयोग के आधार पर कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। इस तरफ उन्होंने लगाया विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र दिया। क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र बनाया, इस तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया। क्या बनाया साथियों, विद्युत क्षेत्र। क्या बनाया, फिर से मैं अगर आपको कलर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे जान लेना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इधर बनाया धन विद्युत क्षेत्र और नीचे बना दिया ऋण विद्युत क्षेत्र। क्या मतलब, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए या दो तारे लगा दी, एक तरफ धनावेश फैला दिया चारों तरफ और इधर क्या फैला दिया, ऋण आवेश फैला दिया। ये क्या है, ये भी विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, तो भैया ये ऋणावेशित विद्युत क्षेत्र बना दिया, बिजली दे दी, एक धन वाली बिजली ऊपर कर दी, नीचे वाला विद्युत आवेश नीचे कर दिया। अच्छा अब बोले कि अब भैया देखो क्या कुछ हो रहा है। तो कहा लेकिन पता कैसे चलेगा कुछ होगा, तो कहा एक काम करो, कहा ये लेपुआ जो इधर किए हो ना उसको यहां भी कर दो ना, यहां भी कर दो, यहां भी लेप कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किरण किधर जा रही है, किधर आकर्षित हो रही है। तो उन्होंने पाया कि किरण सीधी आई और प्लस की तरफ आकर्षित हो गई। ओ शिट, प्लस की तरफ क्या हो गई साथियों, आकर्षित हो गई, सीधी निकली और प्लस की तरफ थोड़ा सा झुक गई। और जैसे ही प्लस की तरफ झुकी उससे ये पता चल गया कि ये ऋणावेशित है। तो इस मतलब ऋण होगी तभी धन की तरफ जाएगी। तो ये बात को नोट करो कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या वैद्युत क्षेत्र देने पर कैथोड किरण धनावेश की तरफ
आकर्षित होती है, आकर्षित होती है। भैया ये दूसरा देख लिया, वैद्युत क्षेत्र दे के देखा तो धनावेश की तरफ आकर्षित हो रही थी। कहा या भाई काम करो, तुम वैद्युत क्षेत्र दे के देख लिए, चलो मान लिया। कहा एक काम करो, एक और प्रयोग से देख लेते हैं। कहा कौन सा? कहा चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दो, इधर लगा दो चुंबक का, इधर लगा दो चुंबक का धन ध्रुव, इधर लगाओ चुंबक, चुंबक का एन लगा दो, एन मतलब नॉर्थ साइड इधर रख दो, या ऐसा मान लो कि चुंबक का उन्होंने कहा धन ध्रुव इधर रख दो और चुंबक का ऋण ध्रुव इधर रख दो। अब देखो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिए, ऋण वाला ध्रुव इधर रख दिए, धन वाला ध्रुव इधर रख दिए। अब जानते हो क्या हुआ? अब इस बार ये जो किरणें थी, अब ये फिर धन ध्रुव की तरफ झुक रही थी। इस बार अब ये किरणें जो थी बेटा, ये फिर किसकी तरफ झुकी? अब जानते हो कहाँ चमक उत्पन्न हो रही थी? अब सारी चमक यहाँ उत्पन्न हो रही थी इस तरफ, यानी ये सारी किरणें किधर मुड़ गई? इस तरफ मुड़ गई, जिधर चुंबक का धन ध्रुव था, जिधर चुंबक का धन ध्रुव था। अर्थात यह पता चल गया, क्या पता चल गया? कि भैया ये किरणें पक्का ऋणावेशित तो होंगी। मतलब तीसरा पॉइंट भी लिख दो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र देने पर किरण या कैथोड किरणें या किरण चुंबक के धन ध्रुव, धन ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, आकर्षित होती है। इन दोनों प्रयोगों से क्या सिद्ध हुआ? इन दोनों प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि कैथोड किरणें ऋणावेशित हैं, कैथोड किरणें। अब ये पक्का हो गया कि भैया ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित हैं, तो इस बात को लिख लेंगे, ऋणावेशित होती है। ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि कैथोड किरणें क्या है? ऋणावेशित होती है। ठीक, अच्छा यहाँ पे निष्कर्ष क्या? यहाँ पे निष्कर्ष नहीं, यहाँ पे प्रेक्षण लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया हमने इतने प्रेक्षण और उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाले। ठीक, इस प्रेक्षण के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जैसे 2 प्रेक्षण के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये ऋणावेशित है। अब आगे आ जाओ। कहा चलो ठीक है, ये ऋणावेशित है, ये भी तय हो गया, ये सीधी रेखा में चलती है, ये भी तय हो गया। कहें और कुछ करें? कहें क्या? कहा भैया काम और कर लो। कहा बताओ भाई, कर लेते हैं, हमको क्या दिक्कत है। कहा एक काम करो। कहा तुम एक काम ये कर लो अब बाबू। कहा बोलो, बताओ क्या करें। कहा तुम एक पंखा रखो यहाँ। अब उन्होंने एक पंखा रखा यहाँ। क्या रखा? एक फैन रखा। फैन सभी लोग जानते हो। एक पंखा रख के देखा। कहा भैया एक पंखा रखो इधर और देखो क्या होता है। तो जब एक फैन रखा गया यहाँ पर, तो ये किरणें जा रही थी और इस पंखे से टकराई। किरणें गई इस पंखे को से टकराई, और जैसे ही टकराई ये पंखा मूव करने लगा, ये पंखा घूमने लगा, नाचने लगा, मूव करने लगा। जिससे यह बात सिद्ध होती है कि इन किरणों के पास गतिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि किरणें ऐसे ऐसे जा रही थी, है ना? कैसे जा रही थी? ये किरणें ऐसे से जा रही थी, ऐसे से जा रही थी, और जा करके सीधे किससे टकराई? पंखे की पंखुड़ी से टकराई। और टकराई, अब इन किरणों के पास थी गतिज ऊर्जा। इन्होंने अपनी गतिज ऊर्जा किसको दी? पंखे को दी। अच्छा, जैसे ही पंखे को गतिज ऊर्जा मिली, पंखा घूमने लग गया। लेकिन टकराने के लिए किरण नहीं टकरा सकती, कुछ ना कुछ उसके पास कण वाला गुण भी होना चाहिए। क्योंकि जब टकराएगी तो भैया कण होना चाहिए ना, मतलब कुछ उसके पास, मतलब टकराने के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब यहां से ये किरणें निकली, तो किरणें अगर होती तो सीधी रेखा में ऐसे निकल जाती, लेकिन इन किरणों के पास कुछ कण का भी गुण था। तो वही कण जब यहां से निकले तो इससे टकराए, क्योंकि टकराने वाला गुण और टकरा करके गतिज ऊर्जा देने वाला गुण कण के पास ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है।
ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये जो किरण थी, ये किरण तो थी, लेकिन ये किरण के साथ साथ कण भी थी। ये जो यहां से निकल रही है कैथोड किरणें, ये कण भी थी, और इसी कैथोड किरणें या इसी कण ने जाकर इस पंखे को क्या दिया, गतिज ऊर्जा प्रदान कर दिया, और ये पंखा घूमने लगा। अर्थात ये बात निकल करके आती है कि कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, पहली बात। और दूसरी बात, कैथोड किरणें कण हैं, ये भी निकल करके आया। क्या निकल करके आया, इसको भी नोट करेंगे। पांचवी चीज, कैथोड किरणें कण का भी गुण दर्शाती हैं, कण का गुण भी दर्शाती हैं, कण का भी गुण दर्शाती हैं बाबू, ये कण का भी गुण दर्शा रही हैं। अब ये पांचों बातें क्लियर हो गई। तो बेटा इसी को कहते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और बाद में इन कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन हैं, बस बात खत्म। ये कैथोड किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं, या इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें कहा गया। अब इस प्रयोग को मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक चित्र को अगर आप गौर से देखिए तो इस चित्र के माध्यम से देखिए वही हो रहा है। ये हमारे पास एक विसर्जन नली है, इसको कहा जाता है एयर एट ओरी लो प्रेस। यहाँ पर मतलब क्या है, बहुत निम्न दाब बनाया गया। और ये इधर डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है, उदासीन, डिस्चार्ज मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, है ना। ये ट्यूब कैसी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एकदम से डिस्चार्ज है, इसके अंदर निर्वात बनाया जा चुका है। यहां पे कैथोड लगाया गया इलेक्ट्रोड, यहां पर एनोड लगाया गया इलेक्ट्रोड, और ये बीच में क्या है, ये दाब कम करने के लिए, ताकि प्रेशर को कम किया जाए, वैक्यूम लगाया गया ताकि वो वैक्यूम खींच करके हवा दबाव को एकदम से कम कर दे। हाई वोल्टेज बैटरी लगाई गई, जनरेटर जो कि 10,000 वोल्ट का करंट दे, और जैसे 10,000 वोल्ट का करंट दिया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, निकलना शुरू हो गए। बस यही बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज बेटा दुनिया के सामने आई। अब इस क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और लेते हैं आप लोगों से आज्ञा, विदा। एक अब काम करिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक मुझे सुनने के लिए। डू यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन मेरी मेहनत के लिए कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि वास्तव में क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लिखना, ना अच्छी लगी हो तो भी लिखना। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने विजय सर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।